गुड इवनिंग दोस्तों। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सैलरी कैलकुलेशन कैसे होता है वो बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों की कंप्लेन रहती है कि हमारी सैलरी कैलकुलेट कैसे होती है, हमें पता नहीं होता, हमारी समझ में नहीं आता। हमको समझ में नहीं आता कि सैलरी जो कैलकुलेट होती है वो कभी कम और कभी ज़्यादा लगती है। हमें कैसा लगता है, ज़्यादा तो नहीं, खैर कम ही लगती है। बट इस वीडियो में पीपीटी के थ्रू मैं आप लोगों को सैलरी कैलकुलेशन बताने वाला हूँ। इसके थ्रू आप अपनी सैलरी खुद कैलकुलेट कर सकते हो और आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि हाँ, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से जो मेरी सैलरी है वो इतना आना चाहिए थी, बट इतनी आई है, तो वो सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं है, या हमको अपने जो रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं उनसे बात करनी चाहिए सैलरी के रिगार्डिंग। अगर कम है तो उसके अंदर क्या डिडक्शन हुआ है, क्या प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से आपके कैलकुलेशन के हिसाब से सैलरी कम आई है। तो वो उसके लिए आपको जानना ज़रूरी है कि आपकी सैलरी जो कैलकुलेट होती है वो किस हिसाब से होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग चलते हैं पीपीटी के थ्रू ही बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हमारी फर्स्ट पीपीटी पे, जिस पे मैंने आप लोगों को बताया है कि कंपनी कैसे सैलरी कैलकुलेट करती है, उसके बारे में मुझे बताना है इस वीडियो में। तो आपकी सैलरी अभी फॉर एग्ज़ाम्पल 40,000 है, चूँकि अभी जो कंपनी सैलरी प्रोवाइड कर रही है उसमें 40,000 बेसिक पे है फॉर एग्ज़ाम्पल। क्यों, कहीं कहीं 35,000 है, कहीं 40,000 है। और वो कैसे है वो तो आप लोगों को पता रहेगा कि जो रूरल एरिया है वहाँ पे 40,000 है, जो अर्बन एरिया है वहाँ पे 35,000 है। तो हमने इसमें 40,000 बेसिक पे काउंट किया है। तो उसको अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। 40,000 जो सैलरी है ये आपकी दो पार्ट में होती है। एक पार्ट जो होती है वो आपका 14,000 इंसेंटिव का होता है, 26,000 आपकी बेसिक पे होती है। बेसिक पे मतलब आपका जो सैलरी है वो 26,000 होता है, और उसमें इंसेंटिव जो है वो 14,000 होता है। वो प्लस करने के बाद ही 40,000 पर मंथ आपकी सैलरी आती है। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं कि आपका जो 26,000 है वो ही आपका बेसिक पे मतलब वही सैलरी होता है, और जो 14,000 होता है वो आपके इंसेंटिव होते हैं। इंसेंटिव मतलब वो अलग अलग प्रोसीजर होते हैं जो आपके वो फॉलो करना पड़ता है। वो आपका अच्छा रहा, परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो ही वो आपको 14,000 मिलता है, और वो दोनों मिल करके 40,000 होता है। तो अभी हम आगे बढ़ कर के ये देखेंगे कि ये जो 26,000 है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आपको इस पीपीटी के थ्रू मैं बताने वाला हूँ कि आपका जो सैलरी स्केल होता है वो 26,000 आपका 28 29 30 31 कोई भी महीना रहेगा। जैसे फरवरी का ऑलमोस्ट 29 डेज़ होता है। दूसरे महीने जो होते हैं वो 30 और 31 होते हैं। तो उन डेज़ में आपका जो सैलरी होता है रेगुलर सैलरी, वो बेसिक पे जो होता है वो 26,000 ही होता है। अब हम क्या करेंगे, एक मंथ का अमाउंट निकालेंगे। एक मंथ में जो 26,000 होता है तो पर डे हमको कितना सैलरी मिलता है। इसमें एक बात और बता दो कि ये जो 26,000 है ये 12 आवर्स के लिए 12 आवर्स की जो ड्यूटी होती है उसकी पेमेंट है। आप लोग ये इसमें 8 आवर्स की अगर ड्यूटी करते हो तो उसी हिसाब से कैलकुलेट करना है, जो मैं आगे बताऊंगा। अभी मैं बेसिक पे 40,000 जो आपकी 12 आवर्स की पेमेंट है उसके हिसाब से आगे बढ़ रहा हूँ। तो हम आपको इसको पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं कि 40,000 जो होता है उसमें 14,000 आपका इंसेंटिव होता है और 26,000 आपकी बेसिक पे होती है। तो अब हम 26,000 के हिसाब से पर डे आपकी पेमेंट क्या है वो निकाल के बताएंगे। तो जैसे अभी आपने 26,000 जो है उसको 31 से डिवाइड किया है, तो आपकी जो सैलरी होती है 838.7 पर डे, यानी एक दिन की आपकी सैलरी जो होती है 838 रुपया 70 पैसा, ये आपकी 71 पैसा आपकी एक सैलरी होती है। राउंड फिगर किया तो 71 पैसा ये आपकी सैलरी होती है। अब इसी को अगर आप 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वली वो 26,000 अप्रॉक्सीमेट आ जाता है। तो अब जो
कंपनी है वो आपको 26,000 जो प्रोवाइड कर रही है, वो आपको 26,000 जो होता है विथ 4 वीकली ऑफ के लिए प्रोवाइड करती है। मतलब आपको अगर 31 का मंथ है तो आपको 27 डेज़ आप प्रेजेंट रहते हो तो उसकी सैलरी जो होती है वो 26,000 कंपनी पे करती है। मतलब ये 26,000 में आपका वीक ऑफ काउंट होता है, मतलब 4 वीक ऑफ आपको मिलता है। उसके बाद जो है आपकी सैलरी बनती है वो 26,000 रुपया होती है। एज़ पर कंपनी प्रोटोकॉल जो होता है, कंपनी का जो प्रोटोकॉल है वो 4 ऑफ है मंथ में। आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो ऑफ नहीं लेते हैं, तो उसका कैलकुलेशन कैसे करना वो भी मैं बताऊंगा। और बहुत सारे लोग जो है ऑफ़ लेते हैं वो वीकली ऑफ लेते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वीकली ऑफ लेने से क्या प्रॉब्लम आती है। और आप मंथ में 4 ऑफ लेते हैं तो उसका कैलकुलेशन कैसा होता है। 4 ऑफ लेते हैं तो आपका जो सैलरी है वो 26,000 ही रहेगा। आप ऑफ नहीं लेते हो तो वो 4 ऑफ का जो सैलरी होता है वो कैलकुलेट होकर आपको मिलता है। जैसे अभी नीचे मैं बता रहा हूँ कि आपका पर डे सैलरी जो होता है 838 रुपये 71 पैसा पड़ता है, तो उसको 4 ऑफ से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 354 रुपीज़ 84 होता है जो आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। मतलब क्या होता है कि अगर आप वीक ऑफ नहीं लेते हो तो आपकी सैलरी जो होती है वो 29,354 रुपीज़ आती है, क्योंकि इसमें वीक ऑफ जो आपका 4 दिन का है वो आपने लिया नहीं है, तो वो आपको ऐड करके 29,354 रुपीज़ 84 ये आपका सैलरी होता है। अब अगर किसी ने ऑफ ले लिया है तो ये अमाउंट जो है आपको नहीं मिलेगा। अब क्या होता है, बहुत सारे लोग जो होते हैं कि सैलरी कैलकुलेट जो है होता है उसी मंथ के हिसाब से करना है। जैसे अभी 30 का महीना था, 30 डेज़ का मंथ था, तो आपको 30 डेज़ के हिसाब से ही कैलकुलेशन करना है। आपका 31 का मंथ था तो 31 के हिसाब से करना है, 28 का था तो 28 के हिसाब से करना है, 29 का था तो 29 के हिसाब से करना है। जो भी मंथ है वो उसी डेज़ के हिसाब से कैलकुलेशन होता है। अब अगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 26 वो फिक्स करके चलते हैं कि मुझे 26 डे मैं प्रेजेंट होऊंगा, 4 मेरा वीकली ऑफ होता है, 30 डेज़ का मंथ होता है तो मेरा सैलरी बराबर आएगा। ऐसा नहीं रहता। आपका 31 डेज़ का मंथ रहेगा तो 31 डेज़ के मंथ में 27 डेज़ एक्सपेक्टेशन होती है कंपनी की कि आप 27 डेज़ जो है आप वर्क करोगे, आपका 4 डे जो है वो ऑफ मिल जाएगा। और ऐसे ही 30 का मंथ रहेगा तो उसमें आपको 26 डेज़ करना है और 4 डेज़ आपको वीक ऑफ मिल जाएगा। ऐसे 28 डेज़ में 24 डे करना है, 29 डेज़ में 25 डेज़ करना है। तो ये आपका जो मंथ रहेगा उसी हिसाब से ऑफ भी काउंट होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर मंथ में ही आपको 4 ऑफ मिलेगा और 26 ड्यूटी करनी पड़ेगी। 26 ड्यूटी जो होता है वो 30 डेज़ का मंथ रहेगा तो ही काउंट होता है। 31 डेज़ का मंथ रहेगा तो आपका 27 डेज़ काउंट होगा। ऐसे ही फेब में आओगे तो 28 डेज़ है उसमें और कम हो जाएगा, 24 डेज़ ही काउंट होगा 28 डेज़ के मंथ में। ऐसे 29 डेज़ का मंथ हुआ तो 25 डेज़ काउंट होगा। मतलब जो मंथ रहेगा उसमें से मंथ डेज़ में से आपको 4 डेज़ वीक ऑफ मिलता है। ऐसे ही हम आगे चलेंगे कि अगर आप जो है वीक ऑफ नहीं लेते, वो कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया है। और अगर सपोज़ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वीक ऑफ जो होता है वो वीकली वीक ऑफ लेते हैं, मतलब हर हफ्ते में उनको छुट्टी चाहिए। जैसे वो डेज़ फिक्स कर लेते हैं, मुझे फ्राइडे को छुट्टी चाहिए, मुझे संडे को चाहिए, मुझे सैटरडे को चाहिए, XYZ जो भी फिक्स करते होंगे। तो आप जब वीकली ऑफ लेते हो तो जो मंथ में 5 टाइम्स वीक आता है, मतलब वो डे आता है। जैसे आप फ्राइडे को छुट्टी लेते हो तो अगर एक मंथ में 5 बार फ्राइडे आ गया तो आपका एक जो है एब्सेंट लग जाता है, 1 डे जो होता है एब्सेंट लगता है, क्योंकि आपका 4 ही ऑफ था, आपने 5 लिया हुआ है। तो अब वो 5 लिया हुआ है तो उसकी वजह से क्या होता है, 1 डे आपका सैलरी में से जो है डिडक्शन होगा। जैसे मैंने आपको डिडक्ट करके बताया हुआ है कि 26,000 में एक 1 डे की जो पेमेंट है 838.71 है, मतलब
38 रुपया 71 पैसे जो पेमेंट है वो आपके माइनस होके उस मंथ की पेमेंट जो होगी वो 25,161 रुपया 29 पैसा आपकी पेमेंट बनती है। मतलब कैसा रहता है कि अगर आपने ये सैलरी जो अमाउंट है ये डेज़ जो है ये काउंट कर लिया, मतलब वीक ऑफ ले लिया है, तो उसमें ये सैलरी आपका जो 1 डे का एब्सेंट है वो माइनस होकर के आपका सैलरी कम हो जाएगा और वो सैलरी टोटल राउंड फिगर जो होगा वो 25,161 रुपीज़ 29 पैसा होता है, जो कि मैंने आपको बाकायदा दिखाया हुआ है कि देखो यहाँ पे जो आप देखोगे तो मैंने बाकायदा कैलकुलेट किया हुआ है। यहाँ पे देखो 1 डे सैलरी माइनस करके 25,161 रुपीज़ 29 पैसा आपका 1 डे का सैलरी होता है। तो दोस्तों उसके आगे जो है आप देखोगे तो अब जैसे बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं या एम्प्लॉई हैं वो एक्स्ट्रा ड्यूटी करते हैं, तो जितना भी एक्स्ट्रा ड्यूटी करते हैं इसी हिसाब से वो ऐड होता है। बहुत सारे लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि एक्स्ट्रा ड्यूटी में डबल पेमेंट मिलता है या एक्स्ट्रा ड्यूटी में एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है, ऐसा नहीं है। जो हिसाब से आप ड्यूटी कर रहे हो उसी हिसाब से ऐड हो जाता है। इसमें एक और पॉइंट क्लियर करना था कि बहुत सारे लोग जो होता है आवरली ड्यूटी, मतलब कैसा होता है कि वो 12 घंटे की ड्यूटी थी बट उन्होंने क्या किया 4 घंटा एक्स्ट्रा ड्यूटी कर लिया या 4 घंटा जो है कम ड्यूटी किया है। तो अब यहाँ पे कंपनी क्या करती है आवरली ड्यूटी काउंट करती है। मतलब ये कंपनी तो एक हो गया आपका डेज़ वाइज काउंट किया, फर्स्ट जो सैलरी काउंट हुआ आपका वो डेज़ वाइज हुआ, मतलब आपका जो 31 का मंथ था तो 27 डेज़ वर्किंग चाहिए था वहाँ पे, तो 27 डेज़ वर्किंग चाहिए था आपका। उस 27 डेज़ की वर्किंग के हिसाब से आपका सैलरी काउंट हुआ। अब यहाँ पर क्या होता है आपने जब घंटा है वो घंटा मतलब आवर्स जो है वो ज़्यादा ड्यूटी किया है या कम ड्यूटी किया है, तो यहाँ पर आपको पर डे पर आवर्स कितने आपकी सैलरी होती है, आपकी पेमेंट होती है पर आवर्स, तो वो निकाला जाता है। जैसे अभी देखो यहाँ पर मैंने निकाला है 838.71 जो होता है वो 12 घंटे में डिवाइड किया तो जो पर आवर्स आपकी पेमेंट होती है वो 69 रुपीज़ 89 होती है। तो जब यहाँ पर आप देखते हो कि 69 रुपीज़ 89 होती है, तो अब इसी हिसाब से अगर 2 घंटा आप ड्यूटी ज़्यादा कर रहे हो, 4 घंटा ड्यूटी ज़्यादा कर रहे हो, 5 घंटा कर रहे हो, जो भी आवर्स आप ड्यूटी कर रहे हो उतना उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अभी यहाँ पे मैंने जो मल्टीप्लाई किया है, नॉर्मली बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं वो या एम्प्लॉय क्या करते हैं 4 घंटा एक्स्ट्रा ड्यूटी करते हैं, तो 4 घंटे की जो सैलरी आपकी बनती है वो मैंने यहाँ पे निकाल के दिखाया है कि पर आवर्स ड्यूटी आपकी सैलरी है वो 69 रुपीज़ 89 होती है, और उसी को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो 4 आवर्स का पेमेंट है वो 279.46 पैसा ये आपकी सैलरी आती है, जो कि आपके सैलरी में ऐड कर देते हैं। और अगर इसी तरीके से बहुत सारे ये मिसो क्या करते हैं 12 घंटे की ड्यूटी होने के बावजूद वो क्या करते हैं 8 घंटे में उनको कुछ काम आ गया वो चले गए, या एडीएम को फ़ोन किया कि भाई मुझे आज मैं 3 बजे तक ड्यूटी करूँगा या मैं जो है 8 घंटे ही ड्यूटी करूँगा, मुझे कुछ काम है मैं जा रहा हूँ, तो उस हिसाब से उनका 4 घंटे का जो सैलरी है उनकी बेसिक जो सैलरी है उसमें से वो लेस हो जाता है। अब यहाँ पर आप लोगों को यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि सैलरी हमारी कैसे काउंट होती है। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इंसेंटिव जो है वो ऐड कर देते हैं। जो उनका इंसेंटिव है 14,000 जो उनका इंसेंटिव है वो सैलरी में ऐड करके पर डे डिवाइड करते हैं, फिर पर डे के हिसाब से वो सैलरी कैलकुलेट करते हैं। इस वजह से उनको जो है सैलरी में कन्फ्यूज़न नज़र आता है कि बाबा मेरी सैलरी इतनी है, पर डे के हिसाब से इतनी सैलरी बनती है तो मेरी सैलरी कम क्यों हो रही है। तो मैंने आपको बेसिक सैलरी जो है आपकी वो 26,000 है, और उसका कैलकुलेशन कैसे कैसे करना है वो मैंने आपको बताया हुआ है। अब आने वाली जो वीडियो है वो उसके अंदर में आपका 14,000 जो इंसेंटिव है वो कैसे डिवाइड होता है, कितने पार्ट में डिवाइड होता है वो तो आपको मालूम है, लेकिन उसका कौन कौन से वर्क पे वो डिपेंड करता है
मतलब क्या क्या उसमें कंपनी देखती है। वो जो 14,000 है उसको देने के लिए आपको कंपनी क्या क्या देखती है, आपका वो परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव जो है वो उसमें कौन कौन सा परफॉर्मेंस देखा जाता है, वो सब देखने के बाद वो आपको डिसाइड करती है। तो आने वाली वीडियो में मैं आपको उसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जो आपका परफॉर्मेंस है वो कहाँ कहाँ मेजर किया जाता है और उस पर कैसे कैसे इंसेंटिव मिलते हैं, और फिर जा कर के आपको वो इंसेंटिव ऐड किए जाते हैं आपकी सैलरी में, वो दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों अब आप लोगों के पास अगर ये मेरा पहला वीडियो पहुंच रहा है तो इसके पहले का मैंने अपनी जो वीडियो है इस वीडियो के अंदर लिंक भी दे दूंगा, और कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हो। नहीं तो आप मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिसकी वजह से मैं जो नया वीडियो डालूँगा आपके जॉब के रिगार्डिंग, वैकेंसी के रिगार्डिंग, या कुछ प्रोफाइल ऐसा है, कुछ ऐसा फर्स्ट एड ट्रेनिंग वगैरह के वीडियोज़ है वो मैं डालूँगा, तो वहाँ से आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपको नोटिफाई हो जाएगा कि हाँ यहाँ नया वीडियो आया है जो आपको देखना चाहिए। और तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। गुड नाइट दोस्तों, थैंक यू।